हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका चैप्टर तीसरा हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जो पार्ट थे उसके अपलोड कर दिए। ये पार्ट 6 है, जिसमें हम इस चैप्टर के वन लाइनर पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एमसीक्यू बनकर आएंगे एग्जाम में, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आपको 1-2 नंबर का बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छे से आप इसे लिख लेना, इस पे हम फोकस करेंगे आज, ठीक है। तो वेलकम टू ओपन एजुकेशन। तो देखते हैं क्या क्या आज हम इसमें रीड करेंगे। ओवरव्यू ले लेते हैं एक, ठीक है। ये एमसीक्यू में दिखाऊंगा आपको। एमसीक्यू नहीं मतलब वन लाइनर है ये, ठीक है। तो यहां से वन लाइनर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू बना के एग्जाम में, ठीक है। और ये है पूरे 30 है पूरे। और यहां पर एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है एक्चुअली। ये मैं आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको इसको, ये मिस हो गया मेरे से, तो इसको मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहां से क्वेश्चन आया है पिछली बार 3 नंबर का बन के, तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फिर, ठीक है। एक अंकीय प्रश्न। आपको लग रहा होगा वन लाइनर क्यों पढ़ा रहे हो आप, तो एमसीक्यू आएंगे वो, तो एमसीक्यू क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। एमसीक्यू इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप वन लाइनर कर लेंगे तो आप ऑप्शन देख के तो आराम से ही कर लेंगे, इसलिए हमेशा तैयारी एक अपर लेवल की करनी चाहिए हमको, ठीक है। तो इसलिए वन लाइनर है, एक अंकीय प्रश्न, तो ध्यान रखना। और साथ साथ पूरे चैप्टर में जो भी हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, इसके सब टॉपिक्स, इन एक एक नंबर के क्वेश्चनों के माध्यम से उस टॉपिक को भी आप रिवीजन कर लेंगे यहां पर। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं, मैं साथ साथ बताता चलूंगा उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा। कौरव, पहला क्वेश्चन है, उसे देखें आप, ठीक है। मैंने और जो यहां पर हाईलाइट कर रखा है उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। थोड़ा कौरव पांडव के बीच संघर्ष का चित्रण किसमें किया गया है। जो कौरव और पांडवों के बीच में जो संघर्ष हुआ है वो किसमें देखने को मिलता है हमें, महाभारत के आदि पर्वन में। आदि पर्वन क्या है, प्रथम अध्याय है महाभारत का, तो याद रखना महाभारत के आदि पर्वन में प्रथम अध्याय में। विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किसमें किया गया है। जो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए मनुस्मृति में। तीसरा प्रश्न है, किस उपनिषद में मात्र नामों का उल्लेख किया गया है या मिलता है। तो किस उपनिषद में मात्र नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो उस 4 में से आपको बृहदारण्यक को पहचानना होगा। चौथा प्रश्न, किन राजाओं ने ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना। ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना था, तो वो थे सातवाहन राजा। ये सातवाहन वंश के राजा जिन्होंने ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना, उनकी उपेक्षा करी। पांचवा क्वेश्चन, किन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया गया है। कौन से जो वो ग्रंथ हैं हिंदुओं के जिसमें वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था के साथ जोड़ा गया, कि ये देवताओं द्वारा निर्मित है। वर्ण व्यवस्था थी ना चारों वर्णों वाली, जो पढ़ाया था मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, कि सबसे टॉप पर थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसे दैवीय व्यवस्था बताया गया था। तो ये बताया गया किन ग्रंथों में, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र आता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो दैवीय व्यवस्था है। छठा प्रश्न, चारों वर्णों के उचित कर्तव्य या आदर्श जीविका किसमें बताई गई है, कि सबको अपने कर्तव्य करने चाहिए और अपनी जीविका कमानी चाहिए। आदर्श वो किसमें बताया गया, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चारों वर्णों के बारे में, जैसे ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ, वैश्य उसकी जंगा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ये किसमें कहा गया है। ये कहा गया है, इसका उत्तर है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में। जो पिछला मैंने आपको जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको ब्लू बॉक्सेस पढ़ाए थे, तो उसमें यह भी आया था, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का भी मैंने जिक्र किया था। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने ढंग से देखा हो लेक्चर तो याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ये। ब्लैक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही होता है, जो ब्लू है वो उत्तर है उसका। शक शासक जो कि मध्य एशिया से आए थे, उन्हें क्या कहा गया। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, शक शासक कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और उन्हें क्या कहा गया, भारतीय द्वारा मलेच्छ और बर्बर कहा गया उन्हें, ठीक है, शक शासक को। अगला क्वेश्चन 9वां, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किसने करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि उसकी मरम्मत, उसकी मेंटेनेंस किसने करवाई, तो शक राजा थे रुद्रदामन ने। तो याद रखना सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कराया। ये पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था सुदर्शन झील पे, ध्यान रखना रुद्रदमन पर। और रुद्रदमन शक राजा था, शक वंश का राजा था। 10वां क्वेश्चन, सातवाहन राजा किस वर्ण के थे। जो सातवाहन जो राजा थे वो ब्राह्मण वर्ण के थे, सातवाहन। अगला, शूद्रक के नाटक का क्या नाम था। एक शूद्रक थे व्यक्ति प्राचीन भारत में, उन्होंने एक नाटक लिखा था, तो उसका नाम क्या था, मृच्छकटिकम, ठीक है। उनके नाटक का नाम था मृच्छकटिकम। इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना।
जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। यह भी पूछ लेगा मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का खिलौना। ये किस समय में लिखा गया, ये लिखा गया 4वीं शताब्दी ईस्वी में। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। 12वां जो प्रश्न है वो है चांडालों की कर्तव्य की सूची किसमें मिलती है। ठीक है, चांडालों के कर्तव्य बताया गए हैं कि उन्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो ये मनुस्मृति में देखने को मिलती है हमें। किन चीनी बौद्ध भिक्षु ने बताया कि अस्पृश्य को, अस्पृश्य माने होता है जिन्हें छुआ ना जाए, अछूत अस्पृश्य कहा गया जिन्हें, को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो अस्पृश्य थे, जो वो अस्पृश्य थे, अछूत थे, उन्हें बताना पड़ता था कि जब वो सड़क से गुजर रहे हो तो कुछ कुछ भारी चीज बजाएं, जैसे करताल वगैरह बजाकर, जैसे ध्वनि निकले एक, और जिससे वो बताएं कि हम आ रहे हैं, कोई हमें देखे ना। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में, क्योंकि उनका देखा जाना अपवित्र माना जाता था। ठीक है, गलत हो गया, ये सब ऐसी उस समय की बातें थी सारी। तो फासियन जो कि 5वीं शताब्दी में आया था, इसने बोला था। ठीक है, फासियन कहा जाता है, फायान भी कहा जाता है इसे। तो इसने 5वीं शताब्दी में ये बातें कही थी कि उन्हें करताल बजाने पड़ते थे और अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, तो ध्यान रखना। 14वां प्रश्न है, किस चीनी तीर्थयात्री ने कहा कि बदिक बदिक और साफ सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। किसने कहा चीनी यात्री ने? सोएनसांग ने, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, सोएनसांग कौन था? चीनी तीर्थयात्री था। किस शताब्दी में आया? 7वीं शताब्दी में आया। किसने कहा कि साफ सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था? सोएनसांग ने कहा। और फासियन कब आया था? 5वीं शताब्दी में। जिसने किसके बारे में बताया? अस्पृश्यों के बारे में बताया, करताल बजाते थे वो, बौद्ध भिक्षु था ये। तो क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। किसमें बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध को एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है? तो मातंग जो जातक कहानी है उसमें बुद्ध को एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? ये किसमें कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद किस ग्रंथ में है? तो यह है बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय में अवंती पुत्र, राजा अवंती पुत्र बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच जो संवाद हुआ है उसका जिक्र हमें मिलता है। मध्यम निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, एग्जाम में आ सकता है। मध्यम निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। तो इनके राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच जो संवाद हुआ है वो उसमें देखने को मिलता है। 18वां क्वेश्चन, आम लोगों ने एक सामाजिक अनुबंध समझौता करके राज्य या राजा को बनाया। यह किस ग्रंथ में है? यह सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे लोगों ने एक राजा को बनाया सामाजिक समझौते के द्वारा। महाभारत में 10,000 श्लोक से बढ़कर 1,00,000 श्लोक हो गए। तो पूछ सकता है शुरुआत में महाभारत में कितने श्लोक थे? मात्र 10,000। फिर बाद में बढ़कर कितने हो गए? वो 1,00,000 श्लोक हो गए महाभारत में। हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई की गई, जिसकी पहचान मेरठ से की गई। ये खुदाई किसके मार्गदर्शन में संपन्न हुई? तो पूछ लेगा हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई कहां पर हुई थी? मेरठ से इसकी पहचान की जाती है। और किसने करी? पुरातत्ववेता या पुरातत्वविद बीबी लाल द्वारा। बीबी लाल को कितने स्तर खुदाई में मिले? जो हस्तिनापुर की खुदाई करी तो कितने स्तर मिले इन्हें? 5 स्तर मिले। लघु कथा, 22वां क्वेश्चन, लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी, किसने लिखा? तो लघु कथा थी कुंती और निषादी, लिखा था बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा? सुक्तांकर ने लिखा। इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम। ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जाम में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा? सुक्तांकर ने। समालोचना मतलब होता है किसी भी चीज के गुण और दोष देखे जाएं तब बात करनी। ठीक है। 24, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण है, किसने लिखी? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है। पूछ लेगा संस्कृत व्याकरण का नाम बताओ। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। 25वां, सातवाहन राजाओं का शासन कहां था? तो पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर था इनका, सातवाहन राजाओं का। ठीक है। सातवाहन वंश का समय काल क्या था? लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका समय था। मृच्छकटिकम नामक नाटक में किसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है? ब्राह्मण और वणिक बताया गया है। उत्तर है चारुदत्त को। मृच्छकटिकम जो नाटक है उसमें ब्राह्मण वणिक बताया गया चारुदत्त को। और शूद्रक का नाटक का समय है लगभग 4वीं शताब्दी। और मनुस्मृति पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताती है? मनुस्मृति बताती है पुरुष जो है 7 तरीके से धन अर्जित कर सकते हैं। और स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए मनुस्मृति में? वो बताए 6 तरीके। तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कुछ, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है।
यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब आगे देखते हैं, यहां देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रह गया था तो इसे देख लेते हैं। ये एग्जाम में आया था पिछले बार। समालोचनात्मक का मतलब होता है उसके गुण और दोष देखना। तो देखते हैं, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। सुक्तांकर ने इस परियोजना की शुरुआत की थी 1919 में। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपि में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। पांडुलिपियां मतलब होता है जो हाथ से लिखी गई है। जो महाभारत जो है सिर्फ एक ही भाषा में नहीं लिखी गई है, वो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है, तो सबको मंगाया गया। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उन्होंने जो कुछ सिलेक्टिव जो श्लोक थे उनका चयन किया जो सभी पांडुलिपियों में सेम थे। जैसे महाभारत संस्कृत में भी है, तमिल में भी है, हर भाषा में महाभारत उपलब्ध है। तो ऐसे श्लोक जो सभी भाषा की जो पांडुलिपियां हैं सब में जो कॉमन है वो देखा गया, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए, पूरा इस विशाल परियोजना को। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेषकर उभर कर आई। कौन सी दो बातें उभर कर आई देख लेते हैं इस प्रक्रिया में। पूछ सकता है कौन सी दो बातें आई, और 13,000 पृष्ठों में फैले थे यानी ग्रंथ खंड, और 47 वर्ष लग गए इस परियोजना में। क्वेश्चन बन सकता है। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली है। तो सभी में ये समानता देखने को मिली है पांडुलिपियों में। ठीक है, तो याद रखना संस्कृत की जितनी पांडुलिपियां, याद रखना यहाँ पे जो पांडुलिपियों का जिक्र हो रहा है वो संस्कृत की ही है। जो मैंने अभी बोला कुछ देर पहले कि अलग अलग भाषाओं से मंगा गई, अलग अलग भाषा नहीं, महाभारत की पांडुलिपियां जो संस्कृत में लिखी गई है विभिन्न भागों में भारत के, चाहे कश्मीर में हो चाहे तमिल में हो, सब संस्कृत पांडुलिपि को मंगाया गया और सब में समानता खोजी गई। ठीक है, समानता देखने को मिली इन्हें। और दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए हैं। कुछ अंतर प्रभेद माने होता है अंतर भी सामने आए हैं निकलकर महाभारत में कुछ। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाठ टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते। प्रभेद माने होता है कि इतनी सारी पांडुलिपियां थी तो उसमें कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। प्रभेद माने कुछ अंतर भी हमें देखने को मिलता है, तो वो बताया जा रहा है इसमें अंतर भी देखने को मिले हैं हमें। समानता भी मिली है तो अंतर भी मिले हैं, प्रभेद भी मिले हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपरा और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के भी संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया। ये संवाद द्वंद्व मतक्के दोनों ही चित्रित करते हैं। तो बता रहा है जो ये प्रभेद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, संवाद के रूप में, द्वंद्व के रूप में, मतक्के दोनों को ही चित्रित करते हैं। ये सब कुछ दिखाता है और सामाजिक इतिहास को रूप दिया है इसमें। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के द्वारा लिखे गए, क्योंकि उन्हीं ग्रंथों पर आधारित होना होगा जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों से जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। तो इतिहासकारों ने माना कि जो इसमें लिखा गया शायद उसी तरह से वो उन बातों को व्यवहार में भी लाते होंगे, उसको फॉलो भी करते होंगे। कालांतर में यानी बाद में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ, कुछ प्राकृत में लिखे गए, कुछ तमिल में लिखे गए, उनको पढ़कर परंपराओं का अध्ययन किया उन्होंने। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते हैं। संस्कृत जो ग्रंथ है उन्हें आधिकारिक माना गया, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसे एज इट इज ना मान ले, हम उसमें प्रश्नवाचक दृष्टि भी लगाएं, जहां जहां सवाल करना चाहिए वहां सवाल भी पूछें। और यथा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हम इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो कहने का मतलब बताया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे पढ़ लेना। पहली बात क्या थी और दूसरी बात क्या थी इसमें, ठीक है। और पांडुलिपियों को पढ़ा गया, उसमें श्लोकों की समानता देखी गई। तो ये सुक्तांकर के द्वारा किया गया महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसे आप एक बार रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, इसे पढ़ लेना अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट पढ़ के फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह हमने देख लिए इसके सारे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स
खुला हुआ है कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक देना, जो भी आपको जैसा लगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर के हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और ये पार्ट 6 अपलोड कर दिए हैं अब। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, और आप देख लेंगे वीडियोस तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसकी लिख कर जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिख के देना है। ठीक है, और वाइवा वगैरह भी होता है आपका, हाँ वो उसमें भी काम आएगा आपको। वहाँ पर रीड कर लेना जो भी आपका चैप्टर, जो आपने फाइल वगैरह तैयार की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सीरियसली लेना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, ये पूरे जो क्वेश्चन लाए गए हैं अच्छे से चैप्टर को पढ़े हैं, पढ़ा है डिटेल में, और उसमें से क्वेश्चन बनाए गए हैं 30। इन 30 को आप कर लेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक ना दो आएंगे कम से कम मेरे ख्याल में, तो मिल ही जाएगा आपको एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं पर डिपेंड रहना है, डिपेंड कभी किसी पर नहीं रहना, डिपेंड हमेशा अपने यूपर रहना पड़ता है। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़िए, क्लास में आपके पढ़ा रही होंगी मैडम सर जो भी, तो उनसे पढ़िए आप। ठीक है, और ये यूट्यूब पे आप लेक्चर देख सकते हैं, ये इसे भी देखिए, और अपने सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। चैप्टर को पढ़ना सीखिए, किताब को पढ़ा करें। ठीक है, किताब आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है हिस्ट्री, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो आसान लगेगी। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, कहानियां हैं, जस्ट पढ़ते रहो उन्हें और समझते रहो चीज़ों को। रटना ने कुछ भी नहीं है, एक दो बार पढ़ लोगे, उन्हें बार बार लिख लोगे तो आपको यो याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना था। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।